You that in a food chain, which is a linear sequence of living things and where energy flows. So there I told you that energy that flows, it keeps on decreasing as we go from the bottom to the top. ठीक है, जैसे कि बॉटम पे मैंने बोला था आपको कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर मेनली द ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें एनर्जी वी कैन से ज़्यादा है. अब उनके ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इन अ फूड चेन, द एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. सो ये एनर्जी कितनी ऊपर जाती है, कितने परसेंट में जाती है, इसको साइंटिस्टों ने फाइंड आउट किया एंड दे गेव आउट द 10% रूल. 10% लॉ उन्होंने एक बताया. कहने का मतलब जब एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे खाली 10% ही एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है और यही कारण से एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ये कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जांपल. तो मैं फिर से एक फूड चेन बनाता हूँ, एक छोटा सा मान लो फूड चेन बनाता हूँ. सबसे पहले लेट अस टेक कि हम यहाँ प्लांट्स लेते हैं. ठीक है, बॉटम लेवल पे हमेशा ग्रीन प्लांट्स रहेंगे जो मैन्युफैक्चर करते हैं, विच प्रोड्यूसर्स. लेट्स से यहाँ पे डियर था मेरे पास एंड यहाँ पे लायन था. इट्स अ 3 लेयर फूड चेन. इसमें 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं. नाउ व्हाट इट इज सेड कि जो टोटल सन की एनर्जी आ रही है ऊपर से, राइट, उस सन की एनर्जी का खाली 1% प्लांट यूज करते हैं. Plants use only 1% of the solar energy, right? तो अगर let us take an example कि मैं यहाँ लेता हूँ, सपोज करो प्लांट्स सन से 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी आ रही है. सन से 10,000 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है. एक एग्जांपल लेते हैं. तो प्लांट्स को कितने मिलेंगे? प्लांट्स को they will take only 1% of 10,000. सन से जो एनर्जी आ रही है उसका केवल 1% वो लोग यूटिलाइज करते हैं. तो अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो 1/100 इंटू 10,000, राइट. तो ये 2 जीरो कट गए. दैट मीन्स प्लांट आर गेटिंग ओनली 100 जूल ऑफ एनर्जी. तो प्लांट्स में कितनी एनर्जी आ गई? 100 जूल. ठीक है, प्लांट्स में कितनी एनर्जी आ गई? इट इज 100 जूल ऑफ एनर्जी. अब मैंने बोला कि 10% रूल के हिसाब से ऊपर के लेवल में खाली 10% ऑफ एनर्जी जाएगी. 10% ऑफ कितना? 10% ऑफ दिस 100 जूल. 10% ऑफ दिस 100 जूल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. बेसिकली प्लांट्स ने जो एनर्जी ली, मान लो 100 जूल, तो प्लांट में अपने भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिनमें उनको एनर्जी यूज करना पड़ता है, राइट. प्लांट्स के अपने भी कुछ प्रोसेसेस हैं, उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. तो इट इज सेड कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इट इज यूटिलाइज्ड. वो किसी ना किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें वो एनर्जी स्पेंड हो जाती है. रह जाते हैं खाली 10% जो उनके बॉडी में रह गई, और जिनको जब हर्बीवोर्स खाएंगे तो वो 10% ही खाली ऊपर की तरफ जाएगा एनर्जी. तो यहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि डियर को मिलेगा 10% ऑफ 100 जूल, बिकॉज 100 में से तो बाकी निकल गया, खाली 10% ही बचा जो ऊपर जाएगा. तो अब डियर में कितना मिलेगा? इसमें जाएगा 10% ऑफ 100. तो हो गया 10/100 इंटू 100. तो ये कट गया, ये कट गया. तो दैट मीन्स खाली 10 जूल. तो डियर को कितने जाएंगे? खाली 10 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी, राइट. डियर को कितनी जाएगी? खाली 10 जूल ऑफ एनर्जी. अब डियर को लायन जब खा रहा है तो डियर का जो 10 जूल एनर्जी है वो भी तो उसके अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको रन करने में खर्चा हो रहा है. उसकी भी तो एनर्जी खर्चा हो रही है, बिकॉज उसको अपना लाइफ प्रोसेसेस को चलाना है, अपने आप को जिंदा रहना है. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? उसने भी मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया. कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की तरह वेस्ट भी हो गई, बच गया उसके पास भी खाली 10% एनर्जी जो उसके बॉडी में रह जाती है, जो उसके बॉडी में रहती है. अब जब लायन उसको खाएगा तो वो 10% ऑफ दिस 10 जूल एनर्जी विल ओनली पास. बिकॉज बाकी एनर्जी उसने 90% खर्ची होगी अपने बॉडी को मेंटेन करने में। तो अब लायन को कितना मिलेगा,
तो लायन विल गेट ओनली 10% ऑफ दिस 10 जूल, तो हो गया 10/100 इंटू 10, ये कट गया तो बचा 1 जूल, तो लायन को मिला खाली 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस द एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इट इज डिक्रीजिंग। तो अल्टीमेटली जो टॉप एनिमल्स है उनके पास बहुत कम एनर्जी जाती है, उनके पास बहुत कम एनर्जी जाती है। दिस इज 10% लॉ, 10% रूल यही है, ठीक है। दैट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड ऑफ द प्रीवियस लेवल। जितना एनर्जी प्रीवियस लेवल के पास है उसका केवल 10% ही एनर्जी ऊपर के लेवल में जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट दिस एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये एनर्जी डिक्रीज होते रहती है। अब इस पे बेस्ड बेटा लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जांपल। एक तुम लोग को क्वेश्चन बना के पूछा जाता है एग्जाम में बेसिकली, तो उस क्वेश्चन पे आता हूं मैं, कैसा क्वेश्चन हो सकता है। इट इज अ क्वेश्चन, मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि सन से 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है। मान लो यहाँ पे एक मैं ऐसे एक यही फूड चेन बना दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मान लो ग्रासेस, ग्रास इज इटन बाय रैबिट, इज इटन बाय स्नेक, इज इटन बाय ईगल, राइट। नाउ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू कि ग्रास के पास, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ग्रास के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, इस ग्रास के पास 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, आई एम सेइंग 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो स्नेक को कितनी एनर्जी मिलेगी? तो स्नेक में फाइंड आउट करो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो अब आपको पता है बेटा ग्रास के पास ऑलरेडी 1000 जूल एनर्जी है, दे आर हैविंग दिस एनर्जी, तो इसका केवल 10% पहले तो रैबिट में जाएगा, तो फर्स्ट फाइंड आउट 10% ऑफ दिस, तो 10% ऑफ 1000 ये किस में जाएगा? रैबिट में जाएगा, राइट। तो ये हो गया 10/100 इंटू 1000, 101010, तो कितना बच गया? 100 जूल ऑफ एनर्जी। तो रैबिट को कितना मिला? 100 जूल ऑफ एनर्जी। अब रैबिट में से स्नेक में कितना जाएगा? तो अगेन 10% ऑफ दिस 100, 10% ऑफ दिस 100। तो अगर अब हम स्नेक की बात करते हैं कि स्नेक को कितना मिलेगा, तो अगेन 10% ऑफ 100, तो हो गया 10/100 इंटू 100, 20 कट गए तो इज इक्वल टू 10, तो स्नेक को मिलेगा खाली 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द स्नेक इज गेटिंग? इट इज ओनली 10 जूल ऑफ एनर्जी, राइट। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अभी मैंने तुमको बेटा बोला कि यहाँ 1000 जूल ग्रास के पास है, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन में देता है कि सन से 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है, सन से 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है, तो स्नेक में बताओ कितना होगा? तो आपका ये पूरा रेशियो यहाँ चेंज हो जाएगा, बिकॉज अगर सन से 1000 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है तो ग्रास खाली उसका 1% ही रिसीव करेंगे, उसका 1% ही यूज करेंगे ग्रास, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट आउट, राइट। क्लियर? बहुत सिंपल है, आप लोग इजीली कर सकते हो, राइट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ मच एनर्जी पासेस फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, राइट। अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब किसको बोलते हैं? ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड वेब। सी बेटा, आप लोगों ने सुना होगा WWW, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वेब का मतलब क्या होता है? बेसिकली वेब का मतलब होता है जाल, जाला एक तरह का। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट्स अ बेसिकली डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ द इंटरनेट, राइट। इंटरनेट के डिफरेंट कनेक्शंस फ्रॉम वन पॉइंट। इसी तरह हमारे इकोसिस्टम में भी बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही खाएगा। अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न दे कैन ऑल्सो बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनको दूसरे भी ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं।
तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि रैट है तो उसको स्नेक ही खाएगा, दूसरा कोई नहीं खाएगा, राइट? इट्स नॉट फिक्स, इट कैन बी ईटन बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो एक नेटवर्क बन रहा है जहां पे एक सीक्वेंस ऑफ फूड चेन नहीं है, वहां पे मल्टीपल फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है जहां पे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। एक सिंपल सा फूड वेब छोटा सा तुम लोग को बना के दिखाता हूं, यू कैन कम टू नो अबाउट दिस। सी वी ऑल नो मल्टीपल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, आई एम सेइंग। तो इसका मतलब सबसे लोअर लेवल पे तो हमारा हमेशा क्या रहेगा? प्रोड्यूसर्स रहेगा। तो यहां पे लेटेस्ट टेक मैं लेता हूं ग्रासेस एंड प्लांट्स, ग्रास एंड प्लांट माने प्रोड्यूसर्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस plants or grasses, they can be eaten by rabbit. This grass or plants, they can be eaten by rat, इनके seeds उस खाते हैं। This can be eaten by, we can say, caterpillars, right? This can be eaten by, let us say, small insects, राइट? अब इसको खाली ऐसा तो नहीं कि इन पे खाली रैबिट का ही हक है कि भैया वही खाएगा, नहीं। इट कैन बी ईटेड बाय एनीवन, सो इट कैन बी ईटेड बाय ऑल दिस थिंग्स, लेट अस से, ठीक है। अब रैबिट, इट कैन बी ईटेन बाय स्नेक, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं यहाँ पे, एक मिनट। इट कैन बी ईटेन बाय स्नेक, इवन रैट्स आर ईटेन बाय स्नेक। दिस कैटरपिलर, दे कैन बी ईटेन बाय स्मॉल बर्ड्स, small birds. These small birds can be eaten by snake. These insects, they are eaten by frogs. Frogs can be eaten by snakes. तो what is happening? एक meshwork जैसा बन रहा है, एक जाला जैसा बन रहा है, एक वेब जैसा बन रहा है। This type of complexity in structure, जहां पे one is eaten by another, एक को particular different types of organism खा सकते हैं, दिस इज नोन एज वेब, और इसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब। दिस स्नेक, इट इज ईटन बाय, लेट अस से, ईगल। इसको कौन खाता है? ईगल खा लेता है यहां पे। इसी तरह आप इसमें और भी फूड चेन आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट फूड चेन्स को और बढ़ा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जहां से मैं एक और ब्रांच निकालूं कि दीज आर ईटन बाय डियर या गोट्स, उनको लायन खा लेते हैं। रैबिट्स आर ईटन बाय फॉक्सेस, वी कैन से, ठीक है। यहां से एक और निकाल देते हैं, दूसरा ब्रांच, राइट? तो मल्टीपल फूड चेन्स, दे आर इंटरकनेक्टेड। एंड रिमेंबर वन थिंग, इन सब में कहते हैं कि जो सबसे ऊपर फूड चेन का टॉप मोस्ट लेवल पे बैठा हुआ है वो है ह्यूमन बींग्स। जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है वो कौन है? वो है ह्यूमन बींग्स, राइट? नाउ दिस इज अ फूड वेब। एक छोटा सा, इसमें आप मल्टीपल और भी बहुत सारे बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज बेस पे बेसिकली प्रोड्यूसर्स ही रहेंगे, उसके बाद हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को यू कैन कनेक्ट डिफरेंटली, राइट? तो ये हो गया आपका बेटा फूड वेब। एंड इनमें याद रखना, सबसे ऊपर जो रहता है हर एक फूड चेन में, कहते हैं इट्स द टॉप इज ऑक्यूपाइड, द टॉप पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई ह्यूमन बींग्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सी, ये तो एक फूड चेन बन गया, मल्टीपल फूड चेन बन गए, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या हो रहा है कि अगर मान लो जैसे आज के ज़माने में हम लोग दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज कर रहे हैं, राइट? आज के ज़माने में हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर, इट इज सेट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते। तो अगर ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड, ये एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो जो केमिकल्स ग्रासेस और प्लांट्स में एक्यूमुलेट हुए, इनको मान लो किसी ने खाया, वो उसमें जाके जमा हो गए, उसमें किसी और ने खाया, वो उसमें जाके जमा हो गए, क्योंकि वो डिग्रेड तो हो नहीं रहे। अल्टीमेटली क्या हो गया? टॉप पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? टॉप पोजीशन पे ह्यूमन बींग्स बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा ये केमिकल्स कहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे? कहते हैं इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बींग्स।
ये केमिकल्स, बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर पासिंग फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल, वो पास होते जा रहे हैं, एक दूसरे को खा रहा है तो उसमें चला गया, उसको कोई और खा रहा है तो उसमें चला गया, अल्टीमेटली टॉप पे कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बींग्स। एंड जो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का, केमिकल्स का, इट इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। We call it as biological magnification. The accumulation of these non-biodegradable substances, the chemicals at the topmost level of the food chain, वहाँ पे बड़ा होते जा रहा है, मैग्नीफाई होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, that is known as biological magnification. Right. So today let us understand what is this ozone layer depletion. Although you have read in 9th, same thing, it's there. So ozone layer depletion क्या है? And basically what is ozone layer? Ozone क्या है बेटा? It's a layer. Ozone जो है it's a layer. A layer of gas which is found in the stratosphere. आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमारे अर्थ के ऊपर जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। एंड ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो सेकंड पार्ट आता है विच रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली वैसे 15 to 60 किलोमीटर्स टॉप साइड पे, दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर पार्ट, राइट। तो इसी स्ट्रेटोस्फियर में समवेयर अबाउट 20 to 25 किलोमीटर के बीच में वी फाइंड द ओजोन। ओजोन क्या है बेटा? इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब आप लोग बोलोगे किस हिसाब से प्रोटेक्टिव लेयर है, कैसे? तो उसको भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओजोन है क्या। ओजोन जो है बेटा ये बना हुआ है विथ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन कैसे बना है? 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को जोड़ के। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो आई कैन राइट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। 3 एटम ऑक्सीजन के जुड़ के आपके ओजोन लेयर बन गए और इसको हम लिखते हैं O3, राइट। अब ये जो लेयर है बना, ये लेयर हम लोग को कैसे प्रोटेक्ट करता है बेटा? ये लेयर प्रोटेक्ट करता है हम लोग को फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन, फ्रॉम द हार्मफुल UV radiations of the sun, ultraviolet radiations of sun. ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है बेटा ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, राइट। जब हमारे स्किन पे अगर ये डायरेक्ट हमारे स्किन पे आएंगी तो हमको स्किन कैंसर हो सकता है। जिस भी पार्ट पे हमारे बॉडी, जैसे आइज, दे आर एक्सपोज्ड, तो आइज में आपको कैटरेक्ट और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके जीन्स को ऑल्टर कर सकती हैं रेडिएशंस, इतना पेनिट्रेटिंग पावर। तो यूवी रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल, दे कैन कॉज यू स्किन कैंसर, एज आई टोल्ड, कैटरेक्ट प्रॉब्लम्स एंड आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये ओजोन लेयर हम लोग को इस सन के यूवी रेडिएशन से बचाता है, ये इस यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन हो क्या गया बेटा, एज आई टोल्ड यू कि वे टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बना रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। एंड उसी में एक हम लोगों ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया बेटा जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, कूलिंग के लिए, ठीक है, एरोसॉल स्प्रेज में, ये सारे जगह पे यूज़ करते हैं। और उस कंपाउंड का नाम है CFCs। CFC का फुल फॉर्म क्या है बेटा? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो हैं हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन में, एरोसॉल स्प्रेज में, ये सारी चीज़ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ये जो कंपाउंड हम लोगों ने बनाया बेटा अगर ये लीक कर जाता है या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत सालों तक ही हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। एंड बिकॉज ये एटमॉस्फेयर में रहता है तो विंड के साथ ये ऊपर जाते जाते ये ऊपर पहुंच जाता है आपके स्ट्रेटोस्फियर लेवल पे।
राइट, ये कहाँ पहुंच गया? आपके स्ट्रेटोस्फीयर लेवल पे। और वहां पे जाके ये क्या करता है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऑक्सीजन को एक को अलग कर देता है। राइट, तो ओजोन क्या करेगा? जब ओजोन को टूटा तो ये क्या बनाता है? बेसिकली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम लिबरेट करता है। O3 अपने आप भी ब्रेक होता है बाय द सन्स लाइट, सन की एनर्जी से, यूवी रेडिएशन से ये अपने आप भी स्प्लिट होते रहते हैं और बनता भी उसी के रेडिएशन से है। O2 के साथ O जुड़ गया तो ये O3 बन गया। तो जब O3 मॉलिक्यूल टूटा तो ये बनाया O2 एंड O, राइट। अब ये O क्या करता है? दिस कंबाइंस विथ क्लोरीन एंड फॉर्म्स क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन क्या करता है? इस ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है एंड इट फॉर्म्स क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब ये इसको लेके निकल गया, राइट। तो अब आपके पास ऑक्सीजन एटम नहीं बचा, तो ऑक्सीजन एटम नहीं बचा तो O2 के साथ कंबाइन करेगा तभी तो ओजोन बनेगा, बिकॉज ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स, राइट। तो ये जो क्लोरीन और फ्लोरीन है बेसिकली जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, यही दोनों बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर अ मेजर कॉज, जिसके हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग CFCs बोल रहे हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, राइट। होता क्या है कि ऊपर में ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। सन की रेस से O3 टूट रहा है, O2 एंड O बन रहा है। ये O अगर दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया एटम के साथ तो O2 मॉलिक्यूल बन गया। उसी रेस से फिर O2 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं ऑक्सीजन 2 में, फिर O एक जाके O2 के साथ जुड़ रहा है नया O2 के साथ, तो वहाँ पे ओजोन लेयर बन रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है ऊपर में और ओजोन अपने आप बन रहा है, अपने आप डिप्लीट हो रहा है, बन रहा है। तो वो एक स्टेडी रूप में बना हुआ है, राइट। लेकिन हम लोग के ह्यूमन बीइंग्स ने जो हम लोगों ने जो सब्सटेंस बनाया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या कर रहा है? उस ऑक्सीजन एटम को अपने साथ बाइंड कर ले रहा है। तो ऑक्सीजन को जब बाइंड कर रहा है तो ऑक्सीजन एटम नहीं बच रहा है O2 के साथ ज्वाइन करने के लिए, और ये नहीं बचेगा तो क्या होगा? ओजोन कैसे बनेगा? तो इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वी आर सेइंग दे आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, राइट। ओजोन धीरे धीरे थिन होते जा रहा था, एक होल जैसा पतला एकदम हो गया था, इसकी थिकनेस कम हो गई थी एंड जब ये खराब हो जाएगा तो आप समझ सकते हो सन की यूवी रेडिएशंस नीचे आएंगी, it will cause many problems. As I said, skin cancer can be there, cataracts can be there, eye related problems, genetic makeup में change हो सकता है, gene disorders हो सकते हैं, all these problems can be there, right? So this is about your ozone layer. It's a protective layer. It's a protective layer in the stratosphere of the atmosphere part.